सो वंस अगेन वेलकम इन दिस सीरीज़। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 और 2 दो पार्ट में हम लोग इस लेक्चर को बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद हम लोग अगले पार्ट को भी हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट और समराइज तरीके से चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन किया है, तो इससे आई होप कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे कि ये यहाँ पे कौन सी चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है, कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पर। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे कंपेयर ये इस बात को करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या। तो कंपेयर हमें इस इन द सेंस करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये बेसिकली अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म आएगा, लेकिन वही इंडिविजुअल जब ग्रुप में होगा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। सपोज मैं बात करता हूँ कि ये हमारा एक पूरा एरिया है, तो इस एरिया में क्या है भाई कि ये इंडिविजुअल है, तो हर इंडिविजुअल का कुछ अपना इनकम होगा और हर इंडिविजुअल का जो इनकम है, तो ऑब्वियस बात है कि उनका इनकम कहाँ से आता है, कहाँ से वो पैसे खर्चे करते हैं, और जो इनकम आएगा उनमें सेविंग क्या होगा उनका। तो हर लोग के बारे में हम लोग केस स्टडी करेंगे। तो इन सब के केस स्टडी से ये पूरा एरिया का जो हो रहा है इनकम मेजर किया जा रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोस्पेक्ट है, ये जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं, सिनेरियो है, यही हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और एज अ होल यानी सबको जब एज अ कंबाइन ले रहे हैं तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे कि अगर कभी बोलते हैं एक चीज़ कि अगर इस पूरे एरिया में, ये हमारा पूरा एरिया है, इस एरिया में टोटल कितने लोग हैं, टोटल सैलरी क्या होगा, इस एरिया का टोटल सैलरी क्या होगा, और इस एरिया में 2 लोग हैं, तो ऑब्वियस बात है कि इस एरिया का वही सैलरी होगा जो इन दोनों लोगों के पास इनकम होगा इनका। और लेकिन अगर जब इंडिविजुअल बेसिस पर बात करेंगे तो इन दोनों का सैलरी एक दूसरे से अलग है, इन दोनों का जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल अलग होगा, इन दोनों का सेविंग का कंडीशन भी अलग होगा, प्रोडक्शन स्किल भी अलग होगा इनका। तो ये जो कंडीशन है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो रहा है इंडिविजुअल बेसिस पर, लेकिन जब एज अ होल ले रहे हैं तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो रहा है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ इकोनॉमिक यूनिट, यानी एक यूनिट के बारे में बात की जा रही है। ये एक यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट है ना। इसके बाद कुछ भी कंडीशंस हो सकता है, इंडिविजुअल का डिमांड हो सकता है, किसी प्रोडक्शन फर्म का कोई डिमांड हो सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या है भाई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, तो ये एक ब्रॉड स्कोप है। इसमें हम लोग इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ, सब लोगों के डिमांड को अगर एक साथ लिया जाए तो ये एग्रीगेट डिमांड है, और सब लोगों का डिमांड जो होगा वही कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको हम जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी है तो उसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, ये हमारा इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी में ये बीच में कोई सेंटर में बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो सेंटर प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। इकोनॉमी में भी यही कंडीशन है। अब देखिए अगर इस सेंटर को, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर हम लोग इस सेंटर को अगर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इस सेंटर से सारा प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो हम हर एरिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, हर एरिया का प्रॉब्लम सॉल्व करें, या नहीं तो अगर हम सेंटर का प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा हर एरिया का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ज़्यादा बेटर है क्या कि हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम जो है पूरे इकोनॉमी में एक चीज़ क्या है कि लोगों के पास जो इनकम है वो इनकम क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा सैलरी है, हर लोगों का सैलरी क्या है, लिमिटेड है। लेकिन रिसोर्स जो है, जिसको हम लोग वांट बोलते हैं, जिसको हम लोग नीड्स बोलते हैं, लोगों के पास वो जो है एकदम अनलिमिटेड है। यानी लोग पैसे तो कम कमा रहे हैं लेकिन उनका जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, उनका डिमांड एकदम अनलिमिटेड है।
तो अब कम पैसों में इतने डिमांड को हम कैसे फुलफ़िल करें? तो इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। स्कार्सिटी जो है बेसिकली स्कार्सिटी जब भी स्कार्सिटी की चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से एक चॉइसेस जिसको हम लोग ऑप्शंस भी बोलते हैं, इसका रास्ता खुल जाता है ना? देखिए कैसे इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं अगर आपके पास कम पैसे हैं और उस कम पैसे में आप कोई बहुत बड़ी महँगी दुकान में अगर जाते हैं, सामान लेने के लिए, तो आप जब उस जगह पे जब जाइएगा तो क्या होगा? इतना पैसा वहाँ पे चाहिए होगा कि उतना पैसा आपके पास नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा? आपको सामान की भी ज़रूरत है, उतना पैसा भी नहीं है, तो आप कुछ तो कुछ अल्टरनेटिव चीज़ खोजिएगा ना। तो जो आप रास्ता खोजिएगा उस समय, वही आपका चॉइसेस या आपका ऑप्शन होगा। तो जब आपके पास कमी होता है ना, तब चॉइसेस और ऑप्शन आप क्या करने लगते हैं? खोजने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जो है देखिए, अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स के काउज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 तरह का सबसे इम्पोर्टेंट काउज़ है। लोगों का जो वांट्स है वो बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन पता है कि इनकम जो है, इनकम हमारा क्या है? इनकम हमारा लिमिटेड है, लेकिन लोगों का वांट्स जो है ये क्या है? अनलिमिटेड है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनके पास स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी है, वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन उनके पास इनकम क्या है? फिक्स्ड है। तो इनकम फिक्स होने के कारण क्या हो जा रहा है? यहाँ पर स्कार्सिटी हो जा रहा है। तो जब स्कार्सिटी होगा, जब आपके पास पैसा कम रहेगा, तो अगर आपको सामान खरीदने हैं, तो अभी मैंने पहले एग्जांपल अभी लिया है, तो आप वहाँ पर ऑप्शन और चॉइस को तो खोजिएगा ना। तो ये ऑप्शन और चॉइस क्या हो गया? आपका अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स आ गया। तो इन तीनों चीज़ों को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद रिसोर्स का एलोकेशन क्या होता है? एलोकेशन मतलब क्या होता है? एक रिसोर्स कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ होता है, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं? तो रिसोर्स के लिए 3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है एलोकेट करने के लिए। हम कौन-सी चीज़ों को बना रहे हैं, हमारे बनाने का तरीका क्या हो रहा है और किनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या है? मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास पैसा बहुत कम है और हम चाहते हैं क्या कि हम बहुत बड़ा फार्म को क्या करें, बहुत बड़ा फार्म को हम क्या करें, वहाँ पर खोलें। तो कभी ये पॉसिबल है कि कम पैसे में हम बहुत बड़ा फार्म को खोलें? तो पहले हमको तो अपना बजट देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, हाउ टू प्रोड्यूस। चीज़ भले ही सस्ता क्यों ना हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लो कॉस्ट का कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कम दाम का कोई भी सामान बना रहे हैं। इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कहीं ऐसा ना हो कि कम दाम का सामान तो बना रहे हैं, लेकिन इसको बनाने में ही मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जा रहा है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल, आप बहुत महँगा गाड़ी के लिए आप इंडस्ट्री हो सकता है, बहुत महँगा मोबाइल का इंडस्ट्री हो सकता है, लेकिन आप बहुत महँगा मोबाइल को आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सस्ते दाम का मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन बनाने का जो तरीका है, वो कहीं न कहीं एक मोबाइल के कॉस्ट से कहीं न कहीं ज़्यादा कीमत लग गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और टू होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक विलेज का एरिया है, तो विलेज के एरिया में आपको तो दोनों चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर इस विलेज के एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री और बना रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में ये एक चीज़ आना चाहिए कि यहाँ का फार्म का सामान अर्बन एरिया में भी जाएगा और इस विलेज एरिया में भी आएगा। बहुत महंगा मोबाइल है, आईफ़ोन है, आईफ़ोन का एक कोई वहाँ पर फ्रेंचाइज़ अगर फार्म अगर कोई गाँव में सेट होता है, तो एक बात तय है कि वो आईफ़ोन का जो डिमांड है ना, वो उस गाँव में तो नहीं होगा। भले शहर में अर्बन एरिया में उसका डिमांड बहुत होगा, लेकिन गाँव के लोग तो लेंगे ही नहीं, उतने महँगे मोबाइल क्या करेंगे लेकर? उनके पास तो ऑप्शन है। तो फिर से यहाँ पर कंसेप्ट है, वो गाँव के लोग क्या करेंगे? यहाँ अल्टरनेटिव यूज़ देखना शुरू करेंगे। उनके पास चॉइस खोजना शुरू करेंगे, ऑप्शन देखना शुरू करेंगे और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उनके पास स्कार्सिटी है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको रिसोर्स एलोकेशन में भी चीज़ों को समझना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने का हमारा कंसेप्ट ये है आगे हमारा, अपॉर्चुनिटी क्या, कॉस्ट क्या होता है। देखिए कभी भी हमारे सामने जो भी कोई वैल्यू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कैच करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को वहाँ पर हम लोग उसको जज करते हैं, उसको हम लोग ग्रास्प करते हैं। लेकिन हमारा बजट भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन बहुत पैसा लग रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल क्या है भाई, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक एरिया है, यहाँ पर एक कोई दुकान है,
तो मेरी तो मजबूरी है भाई कि हमको जो भी सामान लेना होगा इसी दुकान से लेंगे, चाहे वो कम दाम में बेचे चाहे ज़्यादा दाम में बेचे, क्योंकि नीड को तो पूरा करना है। लेकिन उसी एरिया में कोई ये दूसरा दुकान अगर खुल जाता है तो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। तो हो सकता है कि इस दुकान में हमको सामान थोड़ा सा कम कीमत में मिले, या हो सकता है कि ज़्यादा ही कीमत में मिले। तो ज़्यादा कीमत में मिलेगा उस कंपेयर में तो हमारा पहले दुकान का तो ऑब्वियस है कि वो कम होगा। यानी एक दूसरे को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं एक जो होगा मेरे लिए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर होगा। तो जब पहले वाले को छोड़कर अगर हम लोग दूसरे वाले के पास जब हम लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर रहे हैं तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहला रहा है। इसको हम लोग और भी आगे अच्छे तरह से जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू हम लोग जब ग्रास्प कर रहे हैं तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार सिलेबस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, फ्रंटियर और कर्व को हटाया गया है, लेकिन इसमें बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको एक राइटवर्ड शिफ्टिंग है और एक लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है, ये हमारा वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर है। देखिए अब क्या है कि इस ग्राफ को मैं लोकेट कर रहा हूँ कैसे, ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का लाइन है। तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा ये लाइन शिफ्ट होकर अगर ये राइट वर्ड की तरफ चला गया तो आप देख रहे हैं क्या कि ऑरिजिन से ये क्या हो गया और दूर हो गया। पहले तो ये था नज़दीक था ऑरिजिन से, लेकिन अब ये क्या हो गया, यहाँ दूर हो गया। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी जब ये ऑरिजिन से दूर होगा या राइटवर्ड की तरफ जब शिफ्ट होगा तो हमेशा वहाँ पर जो रिसोर्स होगा, टेक्नोलॉजी होगा या प्रोडक्शन होगा या इनकम होगा या स्किल्स होगा, ये सब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और कभी भी इसका जस्ट अपोजिट केस क्या है कि इसके बाद मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, और इसके बाद कभी भी जब ऐसा कंडीशन आएगा कि आपका ये जो है हमारा एक्सिस है और इसके बाद ये हमारा लाइन है और यही लाइन क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड होके ये डाउनवर्ड चला जा रहा है, ये लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जब ये इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो यानी ये ऑरिजिन के नज़दीक जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें राइटवर्ड में इंक्रीज हो रही थी वही सेम चीज़ें यहाँ पर लेफ्टवर्ड में डिक्रीज करेगा, है ना। आगे हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें कभी भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आया जाएगा कि कभी भी प्रोडक्शन हो रहा है, पहले 100,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है और अब क्या हो गया, 100 यूनिट हो गया। तो इनिशियली कितना था, 1000 यूनिट, और अभी कितना है, 100 यूनिट। तो इससे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस केस में इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ। तो वैल्यू से आपको तो पता चल ही जाएगा, पहले 1000 था अभी 100 है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। और घटेगा कब, जब ग्राफ किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। ऑब्वियसली क्या है, लेफ्ट की तरफ। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप बना ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए कभी भी जब हम लोग कोई भी यूनिट खरीद रहे हैं तो दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग यूनिट खरीद रहे हैं भाई, एक यूनिट दूसरे के रिस्पेक्ट में खरीद रहे हैं। तो जो हम लोग यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सेम टाइम में हम लोग कोई दूसरा यूनिट हम लोग खरीद रहे हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वही क्या हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए कंसेप्ट क्या है कि आप जाते हैं मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद आपको करना क्या है कि आप एप्पल आपको लेने जाना है, ठीक है। मार्केट में आप जा रहे हैं एप्पल लेने के लिए और आपको मार्केट में ऑरेंज भी लेना है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी आपको एप्पल का लेना है और कम क्वांटिटी ऑरेंज का लेना है। अब मार्केट में गए तो कंडीशन क्या हो गया कि एप्पल बहुत महंगा है, बहुत महंगा, लेकिन आपको लेना तो दोनों है। तो आप करिएगा क्या, करिएगा ये काम कि कहीं ना कहीं इस एप्पल का जो पैसा हो रहा है इसका क्वांटिटी आप लोग ऑरेंज में ज़्यादा बढ़ा दिए, और ऑरेंज का जो क्वांटिटी हो रहा है जो कम लेने वाले थे वो कम आप कहाँ पर कॉम्पनसेट कर रहे हैं, एप्पल में। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एक्सचेंज, है ना, थोड़ा हेरा फेरी कर रहे हैं। और क्यों हेरा फेरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पैसे का थोड़ा सवाल हो गया है। सोच कर गए थे कुछ और मार्केट में जाने के बाद हो गया कुछ, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, थोड़ा शिफ्ट करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। तो जिस मार्जिन से ये चेंज होते हैं उसी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। अब देखिए इसको एग्जाम्पल, यहाँ पर डेल्टा वाई है बाई डेल्टा एक्स है। देखिए हम लोग लेने गए थे एक्स,
लेकिन महंगा होने के कारण सबसे पहले हम लोग वाई ले लिए और बाद में हम लोग एक्स ले लिए, ऐसे समझ लेना है। इसी को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 केस है। जब एमओसी इंक्रीज करेगा तो पीपीएफ इसका क्या होगा, कनकेव होगा, है ना। जब एमओसी डिक्रीज करेगा तो इसका पीपीसी क्या होगा, कन्वेक्स होगा। और जब ये कांस्टेंट रहेगा तो पीपीएफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन डिक्लाइनिंग स्लोप होगा, है ना। तो इस तरह का ग्राफिकल नेचर है। एक जो होगा वो क्या होगा, ये हमारा होगा, ये इस तरह से कनकेव हो गया, दूसरा कन्वेक्स हो गया, अब एक हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये तीनों कंडीशन का ग्राफ बन जाएगा एमओसी के अकॉर्डिंग, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमी का टाइप कितना होता है। तो इकोनॉमी का बेसिकली 3 तरह का टाइप है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली इकोनॉमी में, जिसको सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं, जहाँ पे रिच और पुअर दोनों लोग क्या करते हैं, उस एरिया में, उस इकोनॉमी में रह सकते हैं। यानी प्रोडक्शन गरीबों के लिए भी होता है, अमीरों के लिए भी होता है। अमीर इन्वेस्ट करके गरीब जो है इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं, अमीर इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। सोसाइटी के बेसिस पर जो जहाँ इकोनॉमी है उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। चाइना जैसे कंट्री में इनका कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता है। उसके बाद मार्केट इकोनॉमी है। इसके बाद हमारा क्या है, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है भाई, तो मार्केट इकोनॉमी में कंडीशन ये होता है, ये मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी होता है, यानी कि कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी। यहाँ पर हमको पुअर से कोई मतलब नहीं है। रिच कैटेगरी हमारा कोई भी सामान अगर खरीद रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, तो यहाँ पर प्रॉफिट उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कंसेप्ट देखिए क्या है, इस मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट ये होता है ना कि 100 सामान अगर गरीब नहीं ले तो चलेगा, लेकिन कोई भी एक सामान अगर अमीर ले लेता है तो वो 100 सामान का जो लॉस हो रहा है वो एक सामान अमीर जो लेता है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर देता है, एडजस्ट कर देता है ना। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में कंसेप्ट है हमारा इंडिया। और इस मिक्स्ड इकोनॉमी में रिच और पुअर तो है ही, जैसे सेंट्रली में रहते थे, लेकिन यहाँ पर ये है कि पुअर जो हो रहे हैं ये बहुत लो पैसे से ये इन्वेस्ट करके रिच बन रहे हैं। यहाँ पे क्या है भाई कि सेंट्रली में कि एक रिच और एक पुअर है, दोनों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने जगह पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुअर भी रिच में कन्वर्ट हो जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कम करके, और यहाँ पर बाउंडेशन कम है। मिक्स्ड इकोनॉमी में बाउंडेशन कम है, लेकिन सेंट्रल वाले में बाउंडेशन ज़्यादा है। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल मैं यूएसए को ले सकता हूँ, और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल अपना इंडिया है। अब देखिए कुछ ऐसा सिस्टम होता है इकोनॉमी में जो उस इकोनॉमी के मैकेनिज़्म को थोड़ा सा ऑपरेट करता है। 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, अब ये होता क्या है ये दोनों, देखिए इकोनॉमी में पहले क्या चीज़ चल रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, इकोनॉमी के लिए कौन कौन सा फैक्टर इसको आगे बढ़ा रहा है, इसको नीचे गिरा रहा है, मतलब इस चीज़ को जब पता कर रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमी के नाम से भी और प्योर इकोनॉमी के नाम से भी। दूसरा क्या है, इसके बाद हमारा कंसेप्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या है भाई, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है, देखिए हमने पॉजिटिव में क्या पता किया कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, कभी कौन सा फैक्टर इसको बढ़ा रहा है, कौन सा फैक्टर इसको घटा रहा है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या हम लोग करते हैं कि अगर ये घट रहा है या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जब घट रहा है तब तो समस्या का बात है भाई। तो क्या किया जाए इकोनॉमी में, कैसे इसको टैकल किया जाए, क्या क्या स्टेप लिया जाए ताकि ये जो डिक्लाइनिंग हो रहा है ये डिक्लाइनिंग नहीं हो। तो मतलब हम लोग इसको पॉलिसी बनाकर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉलिसी तो चाहिए होगा ना। एक तो इंक्रीज कर रहा है और दूसरा तरफ से डिक्रीज अगर होगा तो डिक्रीज क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा रणनीति गलत है भाई इकोनॉमी में। तो हम लोग प्लानिंग करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमी बोल रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग वैल्यू जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब और इसको हम लोग और दूसरे नाम से क्या बुला रहे हैं, प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी और पॉलिसी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी हमारा पार्ट 2 सेशन
कंटिन्यू होगा। और हमने पार्ट 1 में जो भी चीज़ें किया है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक जितना हो सकता है करें, शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ को आप शेयर कर रहे हैं, कहीं न कहीं आप खुद भी कहीं न कहीं उसमें सोल मोटिव में आप जुड़े हुए हैं, है ना? कमेंट करिएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।